हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। करनी पब्लिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 9। कल हमने लेक्चर नंबर 8 के बारे में बात की थी। लेक्चर नंबर 8 में हमने पढ़ा था आदर्श एवं अनादर्श विलयनों के बारे में। एक बार मैं आदर्श एवं अनादर्श विलयनों को फिर से रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, लेक्चर नंबर 8 में हमने पढ़े थे अनादर्श विलयनों के प्रकार। अनादर्श विलयनों के प्रकार। हमें पता है अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, एक तो होते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। और दूसरे होते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो देखिए, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए जो हमने पहली शर्त पढ़ी थी वो क्या थी। ए बी जो आकर्षण बल होता है यहाँ पर, ए बी आकर्षण बल वीक होता है। ए बी आकर्षण बल वीक होता है ए तथा बी बी आकर्षण बल से। ए तथा बी बी आकर्षण बल से। जो पहली शर्त थी वो ये थी। ए बी आकर्षण बल जो होता है वो वीक होता है, वो दुर्बल होता है ए तथा बी बी आकर्षण बल से, है ना। अच्छा, जो दूसरी शर्त थी वो हमारी क्या थी। दूसरी शर्त थी डेल्टा वी, यानी कि दोनों अवयवों को मिलाने पर विलयन का जो आयतन होता है, दोनों अवयवों को मिलाने पर जो विलयन का आयतन होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि डेल्टा बी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। डेल्टा बी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। और जो तीसरी शर्त थी वो हमारी क्या थी, डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो भी क्या होती है, पॉजिटिव। यानी कि दोनों अवयवों को मिलाने पर ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा, है ना। और जो चौथी हमारी शर्त थी वो क्या थी, यानी कि अवयवों के जो आंशिक दाब होते हैं, अवयवों के जो आंशिक दाब होते हैं वो राउल के नियम से निर्धारित, राउल के नियम से निर्धारित आंशिक दाब से क्या होते हैं, अधिक होते हैं, है ना। तो पी ए इज ग्रेटर देन, पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स से। इसी प्रकार पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स से, है ना। ओके। अब यदि हम ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों की बात करें तो यहाँ पर जो पहली शर्त थी वो क्या थी, यहाँ पर जो ए बी आकर्षण बल होता है, ए बी आकर्षण बल जो होता है वो प्रबल होता है किससे, ए तथा बी बी आकर्षण बल से, ए तथा बी बी आकर्षण बल से, है ना। ओके, पहली शर्त ये थी। अच्छा, दूसरी शर्त क्या थी, यहाँ पर देखो दोनों अवयवों को मिलाने पर जो विलयन का आयतन घट जाता है, दोनों अवयवों को मिलाने पर जो विलयन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, घट जाता है। यानी कि आयतन परिवर्तन यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। और यहाँ पर जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि जो दोनों अवयवों को मिलाने पर ऊष्मा बाहर निकलेगी। और जो तीसरी शर्त क्या थी, मतलब अवयवों का जो आंशिक दाब होता है, अवयवों का जो आंशिक दाब होता है वो राउल के नियम से निर्धारित आंशिक दाब से अधिक होता है। अवयवों का आंशिक दाब राउल के नियम से निर्धारित आंशिक दाब से कम होता है, सॉरी, अवयवों का आंशिक दाब राउल के नियम से निर्धारित आंशिक दाब से कम होता है। यानी कि पी ए इज लेस देन पी ए नॉट एक्स से। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं पी बी इज लेस देन पी बी नॉट
एक्स बी, है ना। तो ये चारों कंडीशन हमने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ी थी। अच्छा, अब हम धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों के लिए ग्राफ खींचते हैं, है ना। तो जनरली हमने देखा था कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, है ना, क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हो। और राउल्ट के नियम के लिए जो हमने ग्राफ देखा था वो किस प्रकार से, राउल्ट के नियम के लिए जो हमने मोल भिन्न और वेपर प्रेशर के बीच जो ग्राफ खींचा था वो किस किस प्रकार से आया था, उसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो इधर तो हम लेंगे वाष्प दाब, इधर तो हम क्या लेंगे, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब को अंग्रेजी में बोलते हैं वेपर प्रेशर। अच्छा, इधर यहाँ पर हम क्या लेंगे, मोल भिन्न, इधर यहाँ पर क्या लेंगे, मोल भिन्न, मोल भिन्न। अच्छा, यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू हमने ली थी 1 और एक्स बी की वैल्यू कितनी ली थी, 0। और यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू कितनी ली थी, एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 0 और यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ग्राफ जो था वो हमारा कुछ इस प्रकार से आया था, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ जो था वो हमारा कुछ इस प्रकार से आया था। ये वाला जो ग्राफ था ये किसका था, पीबी बराबर किसका था, ये पीबी नॉट एक्स बी का, है ना, ओके। और ये जो दूसरा वाला ग्राफ था वो कुछ इस प्रकार से आया था, ये किसका ग्राफ था, ये ग्राफ था हमारा पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए का ग्राफ था, है ना। और इन दोनों को यदि हम मिला देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा जो विलयन का जो कुल दाब है वो दोनों अवयवों के दाब के योग के क्या होगा, बराबर। इधर तो हमने क्या लिया था, यहाँ पर लिया था हमने पी ए नॉट, यहाँ पर हमने किसको लिया था, पी ए नॉट को, और इधर हमने किसको लिया था, पी बी नॉट को, ओके। तो कुछ इस प्रकार, अच्छा जो विलयन इस ग्राफ को फॉलो करते हैं वो विलयन कहलाएंगे आदर्श विलयन। लेकिन हमने देखा था, मतलब आदर्श विलयन के लिए पी ए बराबर क्या होगा, पी ए नॉट एक्स ए, है ना, और पी बी बराबर क्या होगा, पी बी नॉट एक्स बी, है ना। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो यहाँ पर क्या होता है कि पी ए की वैल्यू जो है वो किससे अधिक होती है, पी ए नॉट एक्स ए से, और पी बी की वैल्यू जो होती है वो किससे अधिक होती है, पी बी नॉट एक्स बी से। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो ग्राफ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से आएगा, यानी कि जो अवयवों के आंशिक दाब है, यहाँ पर जो अवयवों के आंशिक दाब है वो राउल के नियम से निर्धारित आंशिक दाबों से क्या होंगे, अधिक होंगे। अवयवों के जो आंशिक दाब है वो राउल के नियम से निर्धारित आंशिक दाबों से क्या होंगे, अधिक होंगे। तो ये किसका, ये है हमारा पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट, सॉरी, पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी का, है ना। और यहाँ पर भी देखो, यही तो है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों में क्या होता है कि जो अवयवों के जो आंशिक दाब है वो राउल के नियम से निर्धारित आंशिक दाब से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। यानी कि पी ए की वैल्यू जो है वो किससे अधिक होगी, पी ए नॉट एक्स ए से। तो ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये जो ग्राफ जो है, यहाँ पर जो अवयव बी का जो आंशिक दाब है, वो राउल के नियम से निर्धारित आंशिक दाब से क्या होगा, अधिक होगा। तो ग्राफ जो है वो थोड़ा सा, वो ग्राफ जो है वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। ग्राफ जो है वो थोड़ा सा क्या आएगा, ऊपर। इसी प्रकार देखो, यहाँ पर देखो, इसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये वाला ग्राफ कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आएगा, है ना। ये वाला जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आएगा। तो ये वाला ग्राफ किसका है, ये है आपका पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए, है ना। और यहाँ पर भी इसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको भी मैं, यानी कि विलयन का जो कुल दाब है ना, यानी कि विलयन का जो कुल दाब है वो दोनों अवयवों के आंशिक दाबों के योग से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं इस प्रकार से यहाँ पर, तो जो ग्राफ जो आएगा वो थोड़ा सा कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, कहाँ आएगा, ऊपर। तो मैं लिख देता हूँ P इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, है ना। तो ये तो धनात्मक विचलन का ग्राफ हो गया। अच्छा, ऋणात्मक विचलन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, ध्यान दीजिएगा। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों के लिए जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू जो है, यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 1,
और एक्स बी की वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू कितनी है 0 और एक्स बी की वैल्यू कितनी है ए, है ना। तो जो राहुल के नियम का जो ग्राफ था वो कुछ इस प्रकार से था हमारा, है ना। ये यहाँ पर था हमारा पीबी नॉट, ओके। और इसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, है ना। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डॉटेड लाइन से। ये वाला जो ग्राफ था वो किसका था, पीबी बराबर पीबी नॉट, पीबी बराबर पीबी नॉट एक्सबी का था, है ना। और ये इधर इधर देखिएगा, यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ था ये किसका था, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, है ना। तो ऋणात्मक विचलन कौन से अनादर्श विलयन है जो कौन से अनादर्श विलयन है जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए देखो हमने एक शर्त पढ़ी थी, यहाँ पर पी ए की जो वैल्यू है, यहाँ पर यानी कि अवयवों का जो आंशिक दाब है वो राउल्ट के नियम से निर्धारित, राउल्ट के नियम के द्वारा निर्धारित आंशिक दाब से क्या होगा, कम होगा। अवयवों का जो आंशिक दाब है वो राउल्ट के नियम के द्वारा निर्धारित आंशिक दाब से क्या होगा, कम होगा। यानी कि पी ए की जो वैल्यू है वो किससे कम होगी, पी ए नॉट एक्स ए से। और इसी प्रकार पीबी की जो वैल्यू होगी वो किससे कम होगी, पीबी नॉट एक्स बी से कम होगी, पीबी नॉट एक्स बी से कम होगी। तो यहाँ पर देखिएगा जो ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ है ये थोड़ा नीचे आएगा, कहाँ आएगा, नीचे, है ना। तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है, ये ग्राफ है आपका पी बी, पीबी इज लेस देन, पीबी इज लेस देन, पीबी इज लेस देन पीबी नॉट एक्स बी, पीबी नॉट एक्स बी का, है ना। ये वाला जो ग्राफ है ये, है ना। और इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो अवयव बी का जो आंशिक दाब है ना, अवयव अवयव ए का जो आंशिक दाब है, वो अवयव ए का जो आंशिक दाब है वो राउल्ट के नियम के द्वारा निर्धारित आंशिक दाब से क्या होगा, कम होगा। तो ये वाला जो मेरे पास ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है, पी ए इज लेस देन, पी ए इज लेस देन पी ए नॉट एक्स ए का, है ना, ओके। और ये यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है, यानी कि विलयन का जो कुल दाब है वो कितना होगा, पी ए प्लस पी बी। लेकिन इस केस में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विलयन का कुल दाब जो है वो अवयवों के आंशिक दाबों के योग से क्या होगा, कम होगा। यानी कि यहाँ पर जो ग्राफ जो आएगा वो नीचे आएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है, P इज लेस देन पी ए नॉट, वो सॉरी P इज लेस देन पी ए प्लस पी बी का, P इज लेस देन पी ए प्लस पी बी, है ना, ओके। तो ये हमारा ग्राफीय निरूपण हो गया, है ना, क्या हो गया, ग्राफीय निरूपण। और इस प्रकार से आदर्श और अनादर्श विलयन वाला जो कांसेप्ट था वो हमारा हो गया कंप्लीट। अब मैं बोर्ड को मिटा देता हूँ। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अनुसंख्यक गुणधर्मों की, इसकी बात करने वाले हैं अनुसंख्यक गुणधर्मों की। तो ध्यान दीजिएगा अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। अनुसंख्यक गुणधर्म को अंग्रेजी में बोलेंगे हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलेंगे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखिएगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूं। तनु विलयनों के वे गुणधर्म तनु विलयनों के वे गुणधर्म जो विलय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, सॉरी विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। न कि प्रकृति व संगठन पर। देखिएगा डेफिनेशन को एक बार फिर से समझिएगा।
तनु विलयनों के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि प्रकृति व संगठन पर, क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म, है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और दूसरा जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो है क्वथनांक उन्नयन। तीसरा है हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। और चौथा जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो है परासरण दाब, परासरण दाब। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? तो तनु विलयनों के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि प्रकृति व संगठन पर, है ना। तो 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में हमें पढ़ना है। पहला जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है क्वथनांक उन्नयन, तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है हिमांक अवनमन, और जो चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म है वो है परासरण दाब। मतलब ये चारों की चारों जो हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? विलय के कणों की संख्या पर, न कि प्रकृति व संगठन पर, है ना। जैसे कि मान लीजिएगा हमारे पास पानी है, पानी में यदि हम जैसे 1 मोल चीनी मिला देते हैं तो वाष्प दाब का जो वाष्प दाब में क्या आ जाएगा? वाष्प दाब में कमी आएगी, वाष्प दाब में क्या आएगी? कमी, है ना। और यदि मान लो चीनी, यदि हम पानी में क्या 1 मोल यूरिया बना देते हैं, सपोज दैट जैसे पानी है हमारे पास, और पानी में हम क्या मिला देते हैं? 1 मोल चीनी मिला देते हैं। पानी में क्या मिला देते हैं? 1 मोल शुगर मिला देते हैं। पानी में क्या मिला देते हैं? 1 मोल शुगर। इसी प्रकार मान लीजिएगा यहाँ पर भी हमारे पास पानी है, और पानी में अब की बार हम क्या मिला रहे हैं? 1 मोल यूरिया, है ना। क्या मिला रहे हैं? 1 मोल यूरिया, है ना। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है वो क्या होगा? दोनों ही केस में सेम होगा, या फिर हम कह सकते हैं क्वथनांक उन्नयन है वो दोनों ही केस में क्या होगा? सेम होगा, है ना। यानी कि ये जो होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? विलय के कणों की संख्या पर, प्रकृति पर नहीं, है ना। दोनों की प्रकृति अलग अलग है ना। दोनों की प्रकृति तो देखो, शुगर और यूरिया की प्रकृति तो क्या होगी? अलग अलग देखो, लेकिन यहाँ पर भी देखो कणों की संख्या सेम होगी दोनों में। 1 मोल है, यहाँ पर भी कणों की संख्या, यहाँ पर भी शुगर के कणों की संख्या कितनी है? 1 मोल, और यहाँ पर भी यूरिया के कणों की संख्या कितनी है? 1 मोल। तो क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और जो परासरण दाब है वो क्या होगा? दोनों ही केस में क्या क्या होंगे? सेम होंगे, है ना। दोनों ही केस में जो क्वथनांक उन्नयन जो होगा, या फिर हिमांक अवनमन जो होगा, या फिर परासरण दाब जो होगा, उनकी जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है? सेम। क्योंकि जो अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि प्रकृति व संगठन पर। ओके, आपके लिए इतना ही काफी है। कल हम लेक्चर नंबर 10 में पढ़ेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।